हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का 5th चैप्टर एलिमेंट पढ़ेंगे। यहाँ 8 लिखा हुआ, इससे आप लोग परेशान मत होइएगा, ये पुरानी किताब है। एलिमेंट का पहले शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ होता है ग्रेट सॉरो। ग्रेट सॉरो का मतलब होता है महान दुख। इसके रचयिता P.B. शैली हैं, जिनका जीवन काल 1792 से लेकर 1822 तक का है। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले आइए थोड़ा सा कवि महोदय के बारे में जान लेते हैं। P.B. शैली जो कि मात्र 29 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन इतनी कम आयु में ही इन्होंने उत्कृष्ट काव्यात्मक क्षमता का उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसके कारण इन्हें ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स में से एक गिना जाता है। कई रोमांटिक पोएट हुए हैं, जैसे जॉन कीट्स भी हैं, उनमें गिने जाते हैं, लेकिन कई जो ग्रेट इंग्लिश रोमांटिक पोएट हैं उनमें से एक इनको माना जाता है। ये फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इसी के कारण इन्होंने हर प्रकार की निर्दयता और उत्पीड़न का जीवन में हमेशा विरोध किया। धर्म की नास्तिकता के उपदेश देने के कारण इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। फिर भी इन्होंने जीवन में समाज की कुरीतियों और खराब राजनीति के विरुद्ध हमेशा संघर्ष किया। इसके कारण समाज में इनके बहुत से शत्रु पैदा हो गए। जहाँ तक इनका व्यक्तिगत जीवन था, इनका अपने पिता से भी संबंध और जो इनकी पहली पत्नी थी उनसे भी संबंध ठीक नहीं थे, और जो पहली पत्नी से बहुत जल्द ही इनका तलाक हो गया था। इन सब के कारण ये आर्थिक तंगी से परेशान हो गए या जूझने लगे, और इसके कारण इनके जीवन में दुख ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने इंग्लैंड को, क्योंकि उन्हें ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था, इसलिए इन्होंने इंग्लैंड को घृणा और निराशा के कारण या घृणा और निराशा से इन्होंने छोड़ दिया और इटली में जाकर बस गए। इटली में जाकर इन्होंने एक नई दुनिया की कल्पना की, जिसका शासन केवल और केवल प्रेम से किया जाए। तमाम जीवन के संघर्षों, दबावों और चिंताओं के कारण बहुत कम उम्र में ही ये बहुत कमज़ोर और वृद्ध दिखाई देने लगे, और जॉन कीट्स की तरह ही इन्हें भी अल्प आयु में ही मौत का भय सताने लगा। और इनका यह भय सच भी साबित हुआ जब 1822 में मात्र 29 वर्ष की अवस्था में गल्फ ऑफ स्पीजा में समुद्री यात्रा करते समय तूफान में इनकी नौका पलट गई और डूबने से इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका जो जीवन है काफ़ी परेशानियों, संघर्षों से गुजरा, जिसके कारण और इन्हें काफ़ी दुख का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इनके जीवन में निराशा आ गई थी। और ये जो एलिमेंट जो पोएम इन्होंने लिखा है, यह पोएम
इनके अपने जीवन का ये वास्तविक वृत्तांत है। इसमें जो भी इन्होंने कहा है बिल्कुल सत्य बातें कही हैं। पहले अबाउट द पोएम पढ़ लेते हैं। द पोएम अ लेमेंट रिटन इन 1821 expresses Shelley's pessimistic outlook towards life। यह जो पोएम एलिमेंट है जिसे 1821 में लिखा गया था, ये पीबी शैली के जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ ही रियलाइज दैट ही वुड नॉट लिव लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। जीवन के अंतिम वर्ष में उन्हें ये आभास हो गया था कि वे अब इस दुनिया में, इस संसार में ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेंगे। His youth has deserted him and he was unable to enjoy the pleasures of life offered by nature। Deserted मतलब होता है छोड़ देना। तो जवानी में ही, मतलब कम उम्र में ही जवानी ने या युवावस्था ने इनका साथ छोड़ दिया था और इसके कारण ये प्रकृति और जीवन के आनंद को लेने में असमर्थ हो गए थे। दिस पोएम इज द पोएट्स क्राई ऑफ डेस्पेयर व्हेन ही रियलाइज्ड दैट ओल्ड एज हैड कम टू हिम बिफोर इट्स टाइम। यह जो पोएम है, यह पोएट्स का क्राई ऑफ डेस्पेयर मतलब एक तरह से निराशा में रोना है। इसे कहते हैं क्राई ऑफ डेस्पेयर मतलब होता है निराशा में रोना। तो एक तरह से निराशा को प्रदर्शित करता है। व्हेन ही रियलाइज, जब उन्हें यह आभास हो गया कि इनकी वृद्धावस्था समय से काफ़ी पहले ही आ चुकी है। आइए अब मेन को हम लोग पढ़ते हैं। बहुत छोटी सी कविता है ये, लेकिन बहुत अच्छी कविता है। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। हे संसार, हे जीवन, हे समय। इनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ। क्लाइम मतलब खड़े होने से मतलब यहाँ पर है जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हूँ। मतलब इन्हें आभास हो गया था, अंतिम सीढ़ियों से खड़े होने का मतलब है इन्हें आभास हो गया था कि मैं जीवन के अंतिम पथ पर खड़ा हूँ, मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। वही है ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग मतलब कपकपाना। एट दैट, जहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ पर मैं आज खड़ा हूँ वहाँ पर मेरे पाँव कपकपा रहे हैं। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर मतलब जहाँ मैं पहले खड़ा था वहाँ मैं आज खड़ा हूँ तो मेरे पैर कपकपा रहे हैं। लेकिन पहले अर्थात जब मैं युवावस्था में था और मैं इसी जहाँ जब मैं खड़ा रहता था तो मेरे पैर कभी नहीं कपकपाते थे। When will return the glory of your prime। ग्लोरी मतलब वैभव से होता है, प्राइम मतलब होता है जवानी, युवावस्था से मतलब है। कहते हैं कि when will return मतलब कब तुम्हारी जवानी का वैभव वापस लौटेगा। क्योंकि ये वृद्ध हो गए हैं, युवावस्था में वृद्ध हो गए हैं। अब ये पूछ रहे हैं, स्वयं से पूछ रहे हैं कि कब तुम्हारी जवानी का वैभव वापस लौट कर आएगा। फिर निराशा में कहते हैं नो मोर, ओह नेवर मोर। अब और नहीं, ओह कभी नहीं। अर्थात जो जवानी का वैभव बीत चुका है वो दोबारा वापस लौट कर नहीं आने वाला है।
क्योंकि आप जानते हैं संसार के चक्र में जब युवावस्था से वृद्धावस्था में आप प्रवेश कर जाते हैं तो कभी कोई व्यक्ति वृद्धावस्था से उल्टा युवावस्था में नहीं आ सकता। आगे चलते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। दिन और रात में से, ध्यान दीजिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात में से, अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्लाइट मतलब उड़ जाना, खुशी उड़कर जा चुकी है। अर्थात इनके जीवन का जो दिन और रात का समय है उसमें से खुशी निकल गई है, खुशी उड़कर चली गई है। अब इनके जीवन में खुशी नहीं रह गई है। आगे, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओह नेवर मोर। अजॉय, अब यहाँ पर कह रहे हैं फ्रेश स्प्रिंग। फ्रेश स्प्रिंग का मतलब होता है नई बसंत ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु, और विंटर होर का मतलब होता है बर्फीली शीत या बर्फीली ठंडक। फिर से देखिए, कह रहे हैं कि ताजी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली ठंडक मेरे एक दुर्बल हृदय को, फेंट मतलब दुर्बल होता है और ग्रीफ माने दुख होता है और डिलाइट माने प्रसन्नता होता है, तो मेरे दुर्बल हृदय को दुख से सिहराती है, अर्थात मुझे एक तरह से दुख देती है। ठीक है, ये जो है ताजी बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु और बर्फीली ठंडक मेरे दुर्बल हृदय को दुख से सिहराती है, परंतु प्रसन्नता से नहीं सिहराती है। कहने का भावार्थ यहाँ पर यह है कि यही ऋतुएं जब ये जवानी की अवस्था में थे, युवावस्था में थे, तो ये ऋतुएं अर्थात जो बसंत ऋतु थी, ग्रीष्म ऋतु थी और जो शीत ऋतु थी, ये तीनों ऋतुएं इन्हें आनंद प्रदान करती थीं। लेकिन आज चूँकि ये दुर्बल हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, यही ऋतुएं इन्हें अब सुख नहीं प्रदान करती हैं बल्कि इन्हें दुख प्रदान करती हैं। लास्ट में है पर नो मोर ओह नेवर मोर, अब और नहीं, ओह कभी नहीं। पॉज कर लो। आइए लास्ट में एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देख लेते हैं। एप्रिसिएशन मतलब से इस कविता का मूल्यांकन। दिस इज द लास्ट पोएम विच शेली रोड बिफोर हिज प्रीमैच्योर डेथ। यह इनकी मृत्यु के पहले की अंतिम कविता थी, अर्थात इनके जीवन की अंतिम कविता थी। इट वॉज प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ हिज डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेल्यूर इन लाइफ। इसकी रचना इन्होंने जीवन की असफलता और निराशा में किया था, इसीलिए पूरी कविता में निराशा का ही भाव दिखाई दे रहा है। इट इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट पैथेटिक पोएम्स। इनकी तमाम जो कविताएं हैं, इन कविताओं में से सबसे दयनीय, सबसे करुणाजनक कविता ये है। एवरी वर्ड ऑफ इट इज चार्ज्ड with an indescribable feelings of regret and disappointment। इसका अर्थात इस पोएम का जो प्रत्येक शब्द है वह खेद और निराशा से भरे हुए भाव से आवेशित है, अर्थात इन्होंने इसमें बिल्कुल जान डाल दिया है। निराशा से ही जान डाला है, लेकिन उसमें बहुत ही जान डाला है। प्रत्येक शब्द में एक विशेष भाव छिपा हुआ है, विशेष अर्थ छिपा हुआ है। ही इमेजिन्स
that he is standing on the last steps of time. वह कल्पना करते हैं कि वह समय के अंतिम पक पर खड़े हैं, अर्थात इनके जीवन का अब अंतिम समय आ गया है, अंतिम सीढ़ी पर अब खड़े हैं. He looks on his past life with a faint heart and feels that his future days are numbered in this world. ये अपने पास जीवन, अपने पूर्व के जीवन को बहुत ही दुर्बल हृदय से देखते हैं और ये जानते हैं कि अब इनके इस संसार में इनके भविष्य के दिन गिनती के ही बचे हुए हैं. He regrets that his youthful vigor and joys of life will not return to him anymore. He regret मतलब खेद से है. इन्हें इस बात का खेद है कि इनकी जवानी की जो ताकत है, जवानी का जो जोश है और जो जीवन का जो आनंद है, वह अब वापस लौट करके नहीं आ सकता है. Now his days and nights are dull and joyless. और अब उनके जीवन की जो रात्रि है और जो दिन है, वह निराशा और आनंद रहित है. He is incapable of enjoying the beauties of nature. और इस निराशा के कारण, जो इनके अंदर निराशा भरी हुई है, जो दुख भरा हुआ है, इसके कारण वह नेचर की खूबसूरती का आनंद नहीं ले सकते या नहीं ले पा रहे थे. Instead of sending a thrill of delight into his heart, they only intensify his grief. तो बजाय इनके अंदर रोमांच पैदा करने का, अर्थात नेचर के बारे में कह रहे हैं, बजाय इनके अंदर रोमांच पैदा करने की ये सभी चीज़ें जो नेचर की ब्यूटीज़ हैं, ये सभी चीज़ें बजाय इनके अंदर रोमांच पैदा करने के, इनके हृदय में रोमांच पैदा करने के बजाय ये क्या करती हैं, इनके दुख को इंटेंसिफाई कर देती हैं, अर्थात इनके दुख को, इनके शोक को बढ़ा देती हैं. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि ये कविता बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ही उत्कृष्ट कविता इनकी है और इनके जीवन के, जैसे आप मैंने बताया भी आप लोगों को कि इनके जीवन की अंतिम कविता है. थैंक्स अ लॉट.